नमस्कार विद्यार्थियों। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन पीरियड में आप अपनी पढ़ाई बदस्तूर जारी रख सकें, इसके लिए DS एडू हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के मॉडल्स के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि हम किसी पत्थर या चौक को तोड़ें तो वह छोटे कणों में बदल जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब कणों को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे परमाणु अर्थात सबसे छोटा कण कहा गया। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा है, परमाणु भी अब अविभाज्य नहीं रहा। इसमें भी कुछ अपरमाणुक कण पाए जाते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि। बच्चों, परमाणु में ये कण किस रूप में स्थित होते हैं, इसे दर्शाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, जो नई खोजों के साथ साथ लगातार बदलते और परिवर्धित होते गए हैं। तो आइए जानते हैं परमाणु के इन विभिन्न मॉडल्स के बारे में। परमाणु के मॉडल्स को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं। आपने पहले पढ़ा है कि परमाणु में मूल रूप से 3 कण पाए जाते हैं: धनावेशित प्रोटॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और निरावेशित न्यूट्रॉन। क्योंकि परमाणु का आकार अत्यंत ही छोटा होता है, जिसके कारण से इसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाई है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक तरीकों के द्वारा इसकी संरचना को स्पष्ट करने के प्रयास किए हैं। सबसे पहले 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु का एक सैद्धांतिक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ हैं धरती के ऊपर, वे सभी छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु अपने सभी गुणों में एक समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु एक निश्चित संख्या में एक दूसरे से संयोग करके नए पदार्थों का निर्माण करते रहते हैं। इसके बाद में सन 1904 में J.J. थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। थॉमसन ने बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या निश्चित रूप से बराबर रहती होगी। थॉमसन ने अपने मॉडल को दर्शाने के लिए एक मिठाई प्लम पुडिंग, या हम भारतीय स्वरूप में कह सकें तो तरबूज के रूप में अपने मॉडल को प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक ठोस गोला है जो संपूर्ण धनावेशित भाग माना जा सकता है, और इस धनावेशित भाग में जगह जगह पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, तरबूज की लाल गिरी वाला जो भाग है उसको हम परमाणु का धनावेशित भाग मान सकते हैं, और इसमें जगह जगह चिपके हुए बीज इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा गया। लेकिन थॉमसन के इस मॉडल को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा गलत सिद्ध कर दिया। तो आइए अब जानते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की एक अत्यंत महीन झिल्लीनुमा पन्नी को जिंक सल्फाइड से लेपित एक घेरे के मध्य में रखा और एक झिर्री से होते हुए इस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कण, जो वास्तव में धनावेशित हीलियम के कण होते हैं, उनकी बौछार कराई। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण
सोने की पन्नी से टकराकर बिना मुड़े सीधे निकल गए, जो जिंक सल्फाइड के घेरे से टकराकर प्रतिदीप्त होते हैं। कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराकर मामूली कोण से विचलित हो गए और लगभग 20,000 में से एक कण सोने की इस महीन पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आया जिस दिशा से ये गया था, जैसे मानो कोई तोप से निकला हुआ एक बड़ा गोला कागज से टकराकर वापस तोपची को ही मार डाले। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले कि परमाणु वास्तव में एक खोखला गोला होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। इसको नाभिक कहा गया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण परमाणु की तुलना में नाभिक अत्यंत ही छोटा होता है। जैसे परमाणु को अगर क्रिकेट के एक बड़े मैदान के रूप में माना जाए तो मैदान के बीच में रखी हुई बॉल नाभिक के समान होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार एक कक्षा में घूमते रहते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड भी पूरी तरह से परमाणु की जो विशेषताएं हैं उनको अपने प्रयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाए। परमाणु के स्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड कुछ समझा नहीं सके और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लगातार वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा तो धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाएगा और अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड के इस मॉडल में कुछ संशोधन करके 1913 में नील्स बोर ने सौर मंडल मॉडल दिया। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 नंबर दिए गए। प्रत्येक कक्षा या कोष की ऊर्जा निश्चित होती है, जिनमें निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने की संख्या भी निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षा में और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न कक्षा में जा सकते हैं। नील्स बोर का यह मॉडल ठीक सौर परिवार की तरह ही है, जिसमें सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर का ये मॉडल परमाणु की अधिकांश विशेषताओं को सिद्ध करता है। हालांकि स्पेक्ट्रम के बारे में ये कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन फिर भी श्रोडिंगर के क्वांटम मॉडल के द्वारा कुछ संशोधनों के उपरांत आज यही मॉडल मान्य है। आपके सिलेबस के अनुसार आपको थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और नील्स बोर का मॉडल ये ज़रूर निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ऐसी ही कक्षाओं के लिए आप लगातार DS एडू हब से जुड़े रहें। धन्यवाद।